हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को पीरियाडिक टेबल के बारे में बताया गया था। लांगथार पीरियाडिक टेबल आवर्तिता बता रहा है, ठीक है। कुछ आवर्ती गुण में बड़ा इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव फॉर बोर्ड, जैसे आयनन विभव, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, इनके अनुप्रयोग क्या हैं, साइज ऑफ एटम है ना, इन सब के बारे में। तो आप देखेंगे आयनिक पोटेंशियल के बारे में। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयनन विभव किसे, ठीक है ना। पहला जो टॉपिक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर बोर्ड फॉर कंपटीशन हर जगह पूछा जाता है। आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयनन विभव किसे कहते हैं? आयनिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, है ना? क्या है? आयनन या आयनन विभव, ऐसा क्या है? आयनन विभव किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। ध्यान देना, क्या बोला मैंने? किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा, किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। आयनन क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे किसी भी गैसीय बोला गया, आइसोलेटेड बोला गया, एटम बोला गया, ठीक है। आइसोलेटेड गैसीय एटम द्वारा, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन विभव, ठीक है। ये विलगित का मतलब क्या होता है? जिसे अलग किया जाए, अलग हो जाए। जैसे देखो, आप ध्यान देंगे, जैसे सोडियम है ना, ठोस अवस्था में तो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। अरे इसको अलग ले जाओ, अलग ले जा करके इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकले, है ना। तो जब तक ये गैसीय एलिमेंट में होगा नहीं, तब तक अलग होगा भी नहीं, और जब अलग होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा, ठीक है ना। जैसे देखो भाई, तुम्ही को पैसा देना है, पैसा तुम्हें देना है या पैसा तुमसे लेना है। ऐसे खड़ा हो जाऊं, कह दूं ले लो बाबू पैसा, ले लो बाबू पैसा, हाथ को अलग ना करूं, शरीर से हाथ को अलग ना करूं, गैसीय फॉर्म में मत लेके जाऊं, तो क्या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन या अवशोषण कर सकता हूं? संभव नहीं होता है। इसी नाते बोला गया, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को आयनन विभव कहते हैं। बात क्लियर? जैसे अगर कोई परमाणु है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे फर्स्ट आईपी बोलते हैं, प्रथम आयनन विभव, ठीक है ना। जब कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हो? सेकेंड आईपी कहते हो। 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, ऐसा नहीं कि सभी तीनों इकट्ठे त्याग देगा, क्रमशः त्यागता है। तो यहाँ पर तीसरे इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड आईपी, अर्थात तृतीय आयनन विभव। बात क्लियर? आया भाई? देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर 2 प्रकार का फोर्स कार्य करता है।
एक तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, नाभिकीय बल कार्य करता है। बात ये आप यहां पर देखोगे तो मैंने क्या बोला था, जब इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा भाई तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। इसमें देखिएगा थर्ड आईपी का मान, तृतीय आयनन विभव का मान सेकंड से, और सेकंड का क्या होता है, फर्स्ट से अधिक होता हमेशा। ठीक है, तृतीय आयनन विभव का मान द्वितीय से, द्वितीय का प्रथम से, थर्ड आईपी ग्रेटर देन सेकंड आईपी ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, है ना। यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जो ऊर्जा लगेगी सेकंड वाले से ज्यादा, और सेकंड इलेक्ट्रॉन को त्यागने में फर्स्ट वाले से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों होता है? जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अन्य के प्रति न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है। जब कोई परमाणु पहला इलेक्ट्रॉन त्यागा, अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का मान अधिक होता है, जिसे अन्य इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे देखो भाई, आप देखो आपके जेब में 3 रुपए हैं, यहां से 1 रुपया छटक गया, निकालोगे पीछे नीचे यहाँ पैंट के जेब में रख लो, और आखिर रख करके जाओगे धीमे से, बाद में टोलोगे है कि नहीं है, टोगे कि नहीं टोगे, है कि नहीं। अगर कहीं वो भी छटक गया तो उसे पकड़े चलोगे, नहीं पकड़े चलोगे। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन तो गया, तब तक आप में उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा रुपया चला गया, अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ गया, है ना। तीसरा जाने नहीं देंगे, पकड़े रहेंगे, है ना। तो यहां भी वही होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का मान अधिक हो जाता है। ठीक है ना, आया। तो इसी कारण से थर्ड आईपी का मान सेकंड से, सेकंड का क्या होता है, फर्स्ट से सदैव अधिक होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछा भी जाता है कि थर्ड आईपी ग्रेटर देन सेकंड आईपी ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी भाई, है ना, तो बता लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखेंगे यहां पर आईपी आयनिक पोटेंशियल किन किन बातों पर निर्भर करता है। आयनिक पोटेंशियल किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, अट्रैक्शन फोर्स बार बार आ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स को F=K, है ना, E²/R² से काउंट करते हैं। E क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, R क्या है, R क्या है, साइज ऑफ एटम, है ना। तो यानी ये आप देखो R पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। इसी रूप में जब हम आयनिक पोटेंशियल की बात करते हैं, आईपी प्रोपोर्शनल जेड या आईपी प्रोपोर्शनल E²/R। देखो R का मतलब होता है साइज ऑफ एटम, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, आईपी का मान, आयनिक पोटेंशियल का मान घटेगा। क्यों घटेगा? आईपी प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, तो पहला ये है कि इस पर साइज पर डिपेंड करता है, अर्थात साइज एटम पर डिपेंड करता है,
परमाणु के आकार पर आयनन विभव डिपेंड करता है। आर बढ़ेगा, आयनन विभव का मान घटे। क्यों घटेगा? ये नाभिक है ना, नाभिक है ना, नाभिक से जैसे जैसे दूरी जाए बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का मान क्या होगा? घटता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप अपने गांव से दूर जाओगे, आपको मारने में आसानी है। अगर अपने गांव में अपने नाभिक के नजदीक रहोगे, कोई मारता है तुमको, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यही जैसे जैसे नाभिक से दूरी पर बढ़ जाए, नाभिक से दूर चले जाओ, आपको ठोंकने में, आपको मारने में कोई बहुत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, आपको पुटकाने में कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत कम ऊर्जा लगेगी, कोई जान ही नहीं पाएगा। बात क्लियर? सेम तरीका यहाँ भी कि आर जैसे जैसे बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स घटेगा। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, उसे निकालने में मुझे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बात क्लियर? तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा, आईपी का मान वैसे वैसे घटेगा। जैसे देखो एक ही पीरियड में देख लो, जैसे लिथियम है, ऊपर इतना देखो, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ऐसे देखो। लिथियम में सेल की संख्या 2, सोडियम में सेल की संख्या 3, पोटेशियम में यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर क्या है 5। साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सेल की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मालूम है 2-1, इसका भी मालूम है 2-8-1, इसका मालूम है 2-8-8-1, इसका मालूम है 2-8-18-8 और 1। ठीक है, देखो इसमें सेल की संख्या 2, 3, 4 और 5। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, आयनिक पोटेंशियल का मान घट जाएगा। इसकी आयनिक पोटेंशियल देखोगे भाई, इसका 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर देखो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ देख लो घट गया एकाएक घट गया, यहाँ पर देखो 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ देखोगे 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आप देखोगे जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप गए, आयनिक पोटेंशियल का मान ऑलरेडी क्या हो गया? घट गया। बात समझ आया? तो पहला हो गया साइज ऑफ एटम, यानी कि साइज ऑफ एटम पर आयनन विभव निर्भर करता है कि अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, आयनन विभव का मान, आयनिक पोटेंशियल का मान घटेगा। बात क्लियर? दूसरा देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना? क्या है? नाभिकीय आवेश अर्थात न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? नाभिकीय आवेश अर्थात न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना? अब नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है? सुनिए भाई, आप पढ़े हो आईपी प्रोपोर्शनल, अभी बताए हम ई स्क्वायर। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, आयनिक पोटेंशियल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यहां देखो, जैसे आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है? यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 और 2-8। याद है? याद। यानी कि देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 और 8।
तो सबसे ज्यादा आयनिक पोटेंशियल का मान किसमें होना चाहिए? जिसमें न्यूक्लियर चार्ज सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये आयनिक पोटेंशियल का मान होना चाहिए। बट इसमें कुछ अपवाद है, इसमें कुछ क्या है? अपवाद होता है कि आयनन विभव का मान ऑलरेडी फर्स्ट आयनिक पोटेंशियल के मान में ये आपके अपवाद आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्लियर हुआ? अब ऐसा होता क्या है? एक तो नाभिकीय आवेश हो गया, अगला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आयनन विभव क्या करता है? निर्भर करता है। देखो कैसे? देखो भाई, जो एलिमेंट स्टेबल हों, अस्थाई होते हों, है ना, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना या उन्हें मारना, उन्हें अपने घर से निकाल देना थोड़ा सा कठिन। जो एलिमेंट क्या हो? स्टेबल होते। स्टेबल एलिमेंट क्या होते? जिन जो यानी कि ऐसे ऑर्बिटल जो हाफ अथवा फुल फिल्डेड हो, यानी आधे अथवा पूरे भरे, वे अस्थायी ऑर्बिटल होते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन, ठीक है ना। जैसे देखोगे आप, ध्यान देना, यानी कि P3 हो, P6 हो, D5 हो, D10 हो, ये सब ऑर्बिटल क्या होते हैं? अस्थायी ऑर्बिटल होते हैं। P3 में देखो, P में ऑर्बिटलों की संख्या क्या होती है? 3 होती है। देखो ये तीनों के तीनों क्या है? हाफ फिल्डेड है, ये अस्थायी ऑर्बिटल होता है। P6 होता है बात, देखो 1 2 3 4 5 6 पूर्ण भरे होते हैं, अस्थायी ऑर्बिटल होता है। D है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, अस्थायी ऑर्बिटल होता है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 और 10, ये पूरा भरा हुआ है, ये अस्थायी ऑर्बिटल। यानी कि जो हाफ फिल्डेड अथवा फुल फिल्डेड ऑर्बिटल होते हैं, वे क्या होते हैं? अस्थायी ऑर्बिटल होते हैं। ऐसा होता क्यों? ऐसा होता क्यों? यानी जो आधे अथवा पूरे भरे ऑर्बिटल होते हैं, न्यूक्लियस से समान दूरी पर स्थित होते हैं और जिसके कारण वो अस्थायी होते हैं, जिसके कारण वो अस्थायी। देखो भाई, जैसे मान लो आप 3 भाई हो, 3 भाई हो, तीनों में किसी का पेयर ना बना हो, किसी एक एलिमेंट को, एक भाई को कोई निकालना चाहता हो, कोई मारना चाहता हो, तीनों भाई तुरंत उस पर क्या करोगे? टूट पड़ोगे? नहीं टूट पड़ोगे, क्योंकि पेयर किसी का नहीं बना। तीनों में समान अट्रैक्शन फोर्स है, समान न्यूक्लियर चार्ज है, समान अट्रैक्शन फोर्स है, समान न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन अगर कहीं किसी एक एलिमेंट का जोड़ा बन गया और कोई मारना चाह रहा हो, 3 भाई, एक एलिमेंट का पेयर बन गया, कोई मारना चाह रहा हो किसी भाई को, तो दोनों तो जाएंगे साथ में, लेकिन तीसरा जिसका पेयर बना है उसमें 2 अट्रैक्शन फोर्स कर देंगे, एक अपने वाली और दूसरा भाई वाला, है ना। वो जाने लगेगा तो अगले जो आपका पेयर है उसे आपको रोक देगा। क्यों? कि उनके आगे पीछे कोई नहीं, मेरा क्या होगा, उनको जाने दो, होता नहीं। अट्रैक्शन फोर्स में आपकी क्या करेगी? कमी कर देगी, जिसके कारण
जिसके कारण क्या होगा, आप में जो अट्रैक्शन फोर्स वायु में था वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालो, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ी सी मुझे कम हो जाए की आवश्यकता है। लेकिन अगर तीनों पेड़ हो तो टूट पड़ोगे। इसी तरीके अगर तीनों पेड़ हो तो तब पर भी समान अट्रैक्शन फोर्स होगा, समान दूरी पर होंगे, है ना। तो पूरा या तो फुल फील्डेड हो या हाफ फील्डेड हो, वे ऑर्बिटल अस्थायी होते हैं। जो फुल फील्डेड होता है वो ज्यादा अस्थायी होता है, जो हाफ फील्डेड होता है कम अस्थायी होता है। जैसे आप देखो, सुनो ध्यान देना, यहाँ पर अगर एक ऑर्बिटल मैं इसे बना देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना भाई, ये आपका ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। अगला आपका है 1 2 3 4। अगला ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखेंगे 1 2 3 4 5। अगर इसमें सबसे अस्थायी ऑर्बिटल पूछा जाए, अस्थायित्व का ऑर्डर पूछा जाए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, कौन ज्यादा स्टेबल होगा भाई? जो देखो, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड ऑर्बिटल, ये आपका थर्ड ऑर्बिटल, ये आपका फोर्थ ऑर्बिटल। जो पूर्ण भरा होता है सबसे ज्यादा अस्थायी ऑर्बिटल होता है। तो सबसे ज्यादा अस्थायी ऑर्बिटल कौन सा होगा? आपका फोर्थ, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा होगा भाई? उसके बाद आपका फर्स्ट होगा। फर्स्ट के बाद इन दोनों ऑर्बिटलों में ज्यादा कौन अस्थायी होगा? सेकेंड होगा। इसके बाद आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा? थर्ड। देखिए, आइए आपका क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता। अगर आयनिक पोटेंशियल पूछा जाता कि सबसे आयनिक पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, देखो आयनिक पोटेंशियल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखो गड़बड़ क्या हो जाएगा, आप देखो कि जो पूर्ण भरा है उसका आयनिक पोटेंशियल का मान सर्वाधिक होगा। जैसे अगर आईपी पूछा जाए, क्या पूछा है? आयनन विभव का, तो फोर्थ का आयनन विभव सर्वाधिक होगा। उसके बाद थर्ड का होगा, थर्ड के बाद आपका फर्स्ट का आएगा, फर्स्ट के बाद आपका क्या आएगा? सेकेंड। ये आयनिक पोटेंशियल का क्या होता है? ऑर्डर होता है। ऐसा क्यों? जो पूर्ण भरे होते हैं उनके आयनन विभव का मान सामान्यतः अधिक होता है, अस्थायी होते हैं। और इसमें दो चार्ज, एक न्यूक्लियर चार्ज काम करता है और दूसरा जो होता है साझा एटम काम करता है। आपने पढ़ा है आईपी प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर। यहाँ पर आपको नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा हो रहा है, इस नाते से वैसे भी सबसे ज्यादा नाभिकीय आवेश इसका है, इसका हो गया, फिर इसका हो गया। इन दोनों में फर्स्ट आईपी में इसका ज्यादा हो, इसका ज्यादा होगा, इसका क्या कम हो जाए। क्यों? ये अस्थायी ऑर्बिटल है और ये क्या होता है? अस्थायी ऑर्बिटल। बात क्लियर? इस तरीके से अगर आईपी के बारे में पूछे तो बता लोगे। बात समझ आया? देखो, तो अगर आयनिक पोटेंशियल का ऑर्डर पूछ लेता है तो आसानी के साथ, कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज बता दूं भाई, नोट कर लिए, देखो मिटा दे इसको, कोई प्रॉब्लम? देखो अब एक चीज तो मैंने बताया, ये किस पर डिपेंड करता है भाई? नाभिकीय आवेश पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, साइज ऑफ एटम पर और पेंटेशन इफेक्ट पर, अर्थात भेदन क्षमता। क्या बोला मैंने? भेदन क्षमता, पेंटेशन इफेक्ट। भेदन क्षमता में एक ही कोष के जो कोष होते हैं, है ना, जैसे आप देखो भेदन क्षमता का क्रम क्या होता है? 4s, तब इसके बाद 4p, फिर इसके बाद
4D, इसके बाद आपका 4F, है ना। क्यों ऐसा होता है भाई? यहां पर 4s के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी अपेक्षा 4p के, अपेक्षा 4d की, अपेक्षा 4d। क्यों? 4s पर इन लोगों का क्या होता है? आवरण होता है, स्क्रीन होता है। क्या होता है? स्क्रीन प्रभाव लागू होता है। तो स्क्रीन होने के नाते यहाँ पर इन्हें निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे देखो भाई, जैसे देखो एग्जाम्पल तौर पे SN ले लेता हूँ, SN 50 कर देता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो, मान लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 एंड 5p2 हो गया होगा। 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 20 10 30 6 36 2 38 10 48 2 50 पूरा हो गया। अब देखो, अगर मुझे 4s के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यहाँ 4s है, यहाँ 4p है, यहाँ 4d है। अब 4s पर 3d का आवरण होगा, है ना। 4p पर 5s और 4d का हो, 4d पर i से आगे बढ़ेगा तो एक ही कोष के अन्य इलेक्ट्रॉनों के इनर के कोष के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात सबसे ज्यादा आयनिक 4s का, फिर 4p, फिर 4d और तब जाकर के 4f का होता है। लेकिन एक ही कोष के उप कोषों के बारे में बताया जाता है। बात समझाया? क्लियर हुआ? अब देखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या होता है, आयनन विभव के बारे में, ठीक है ना। आयनन विभव के यूज क्या है, आयनिक पोटेंशियल के यूज क्या है। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, जैसे लिथियम दिया जाएगा, बेरिलियम दिया गया, बोरान और कार्बन दिया गया, आयनिक पोटेंशियल का ऑर्डर लिखिए, तो सबसे कम लिथियम का, है ना। इसके बाद क्या हुआ, बोरान का, इसके बाद बेरिलियम का, तब जाकर के कार्बन। इसी रूप में ऐसे दिया है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आयनिक पोटेंशियल का ऑर्डर लिखिए, सबसे कम कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन। ऐसा क्यों? हाफ फिल्डेड। ऐसा क्यों? फुल फिल्डेड। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, 4 होता है ना, 1s2 और क्या होता है 2s2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसके दोनों भरे हुए हैं, इनते क्या करता है, अस्थायी विन्यास बना देता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए। आता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। क्या बने बोला, फर्स्ट IP ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन फर्स्ट IP ऑफ ऑक्सीजन, बट सेकेंड IP ऑफ नाइट्रोजन लेस देन सेकेंड IP ऑफ ऑक्सीजन, है ना। क्लियर हुआ? देखो भाई, ऐसा हुआ कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक मालूम है 7 होता है, 2n5 होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन SPDF में करने 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p। इसके जो p ऑर्बिटल हैं ये हाफ फिल्डेड है। क्या है? यहीं पर ऑक्सीजन जब होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है,
1s2 2s2 2p4। ये न तो आधा भरा होता है न तो पूरा भरा। 1 2 3। देखो अब ये ऑर्बिटल क्या अस्थाई ऑर्बिटल है और ये क्या अस्थाई ऑर्बिटल। इस कारण से इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसकी अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। परंतु जब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तब क्या बनेगा 2p2 बन जाता है। देखो 2p2 बनता है, न तो आधा भरा है न तो पूरा भरा है। लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तब देखोगे भाई इसका क्या होता है, ये तो हाफ फिल्डर संरचना बना लेता है ना। हाफ फिल्डर संरचना बनने के कारण इसका जो विन्यास अस्थाई विन्यास हो जाता है, इसका अस्थाई। अस्थाई विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन के फर्स्ट आईपी का मान से ऑक्सीजन के फर्स्ट आईपी से अधिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल होता है, अस्थाई ऑर्बिटल होता है, और अस्थाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। लेकिन जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो ऑक्सीजन का जो संरचना बनता है अस्थाई ऑर्बिटल की संरचना बन जाता है, जबकि नाइट्रोजन का क्या होता है अस्थाई ऑर्बिटल की संरचना बनती है। अस्थाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना हमें कठिन होता है। इस कारण से ऑक्सीजन के सेकंड आईपी का मान नाइट्रोजन के सेकंड आईपी से कम होता है। कंफर्म? क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है तो आप बता लेंगे और दिखा भी देंगे। समझ आया? क्लियर हुआ? देख ले। ठीक, देखिए अगला इसी पर देखेंगे थोड़ा सा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग केमिस्ट्री पढ़ा करते हैं। देखो आप देखेंगे यहां पर, क्लियर हुआ? अगला देखेंगे यहां आयनन विभव के गुण देखेंगे, उपयोगिता देखेंगे। नंबर एक, बेसिक कैरेक्टर ज्ञात करें। ऑक्साइडों की बेसिक कैरेक्टर ज्ञात करें जिनके आयनन विभव का मान कम होता है, वे मेटल होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड सदैव बेसिक होते हैं। क्या बोला मैंने? जिन एलिमेंटों के आयनन विभव का मान कम होता है वे मेटल, और मेटल के ऑक्साइड सदैव बेसिक होते हैं। जिनका आयनन विभव का मान जितना कम, मेटलिक गुण उतना अधिक, उनके ऑक्साइड उतने बेसिक होते हैं। आया? जैसे देखो भाई, अभी मैंने लिखा भी था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीरियम। 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लगभग आपका 3.9 4 लिख दे रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? देखो अगर इसमें सबसे कम आयनन किसका है? सीजियम का।
तो मेटेलिक कैरेक्टर सब में सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजियम का। अगर ऑक्साइड नेचर पूछा जाए, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, है ना। इसमें सबसे प्रबल बेसिक ऑक्साइड पूछा जाए, जो जिसके अंदर जितना मेटलाइट गुण होगा, जितने धात्विक ज्यादा गुण होगा, उसके ऑक्साइड उतने ही प्रबल बेसिक होगी। तो सीजियम में सबसे ज्यादा धात्विक गुण है, इस नाते से सबसे प्रबल बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा? सीजियम ऑक्साइड होगा। बात समझाया? अगर जिनके आयनन विभव का मान जितना अधिक होता है, उनके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अधिक होते हैं और उनके ऑक्साइड उतने एसिडिक होते हैं। आया? जैसे आपसे दिया जाए Li, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। छोड़ा, देखो Li2O, BeO, B2O3, CO2 और N2O5। सबसे स्ट्रांग एसिड कौन होगा? इन दोनों में उदासीन ऑक्साइड एसिडिक तो है, लेकिन ये जो होते हैं ये लगभग उदासीन ऑक्साइड में, न्यूट्रल ऑक्साइड में जाने जाते हैं। आया? एकदम क्लियर हुआ? देखो, तो आपसे बताया गया अगर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइडों के बारे में पूछा जाए, मेटेलिक नॉन मेटेलिक पूछा जाए, तो आयनिक पोटेंशियल के आधार पर हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बता सकते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर बता सकते हैं। वे एलिमेंट जिनके आयनन विभव का मान जितना कम होता है, उनके ऑक्साइड, उनके हाइड्रोक्साइड प्रबल बेसिक होते हैं। वे एलिमेंट जिनके आयन विभव का मान अधिक होता है, वे एलिमेंट जिनके आयनन विभव का मान अधिक होता है, उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना अधिक होता है, उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको आयनन विभव के बारे में संक्षेप में बताया गया है। आयनन विभव के गुण देखेंगे, इसमें आयनन विभव पर प्रभाव डालने वाले कारक बताए गए। आयनन विभव पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक ही मैंने पहले बताया था, IP प्रोपोर्शनल E²/R, नाभ की आवेश और आकार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भेदन क्षमता, ये आप लोगों के कारक बताए गए। ठीक है। आयनन विभव पर जनरली आप क्वेश्चन करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव आप लोगों को दिए जाएंगे। चैप्टर खत्म होता है या चैप्टर के मध्य में भी इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं उठा करके दे दिए जाएंगे, आप उन्हें करिएगा। आपके पास जो भी बुक है उस बुक से क्वेश्चन करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। मस्त रहें और आप लोग खुश रहें।